दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं, देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। ये लाइनें हैं पाकिस्तान की मशहूर शायरा परवीन शाकिर की। पर इस समय अमेरिका, यूरोप और रूस के त्रिकोण पर एकदम फिट बैठती हैं। जिस अमेरिका ने यूक्रेन से अंत तक जंग में साथ देने का वादा किया था, अब वो पीछे हट रहा है। अमेरिका जिस रूस को सबसे बड़ा दुश्मन बताता था, वो यूएन में उसका साथ दे रहा है और उसके लिए यूरोप से पंगे ले रहा है। हम आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे, पर इससे पहले ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के एक दावे को सुनिए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भूचाल ला दिया है। उन्होंने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के महज 1 महीने के अंदर ही सीज फायर के लिए लगभग तैयार हो गए थे। ये डील इस्तांबुल में चल रही थी, लेकिन उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को ऐसा करने से रोक दिया था। दोनों ने ज़ेलेंस्की से कहा कि हम अंत तक यूक्रेन को मदद देंगे। पर आज ब्रिटेन और अमेरिका में सरकारें बदल चुकी हैं। ना तो बाइडेन सत्ता में है और ना ही जॉनसन। ब्रिटेन तो अब भी यूक्रेन को समर्थन दे रहा है, लेकिन यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका उसके ही खिलाफ आ चुका है। हम यूक्रेन मसले पर अमेरिका के बदलते रुख पर दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स में बात कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस मसले पर हुए ताज़ा डेवलपमेंट पर बात कर लेते हैं। 2 तारीखों और उस दिन हुई घटनाओं पर गौर कीजिए। पहली तारीख है 24 फरवरी 2025। इस दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, नई सरजमीन की बात करें तो मामला वही है। जो इलाके कभी रूस का हिस्सा थे, अब दोबारा वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। हम वहाँ विदेशी निवेशकों को भी आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मौजूद हैं और हम बेशक अपने अमेरिकी साझेदारों के साथ भी वहां काम करने के लिए तैयार हैं। पुतिन यही नहीं रुके, वो रूस का रक्षा बजट कम करने के लिए भी तैयार हुए। उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस दोनों अपना अपना रक्षा बजट 50% तक कम कर सकते हैं। ये एक अच्छा कदम साबित होगा। हम अमेरिका से सहमत हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अमेरिका और रशिया अपने रक्षा बजट में 50% की कटौती करने के लिए तैयार हैं। चाहे तो आने वाले समय में चीन भी इसमें शामिल हो सकता है। हमें यह प्रस्ताव मंजूर है और हम इस मसले पर बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। ये बात पुतिन ने 24 फरवरी को कही। इसके अगले दिन यानी 25 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अमेरिका पहुंचे। वो यूक्रेन पर अमेरिका के बदलते रुख से चिंतित हैं, इसलिए ट्रंप से बात करने उनके देश पहुंच गए। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले बात फ्रांस के राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे की। मैक्रोन का अमेरिका पहुंचना यूरोप और अमेरिका के कई अखबारों की प्रमुख सुर्खी बनी। कुछ अखबारों ने लिखा कि ये ट्रंप को मनाने का एक कदम मात्र है। मैक्रोन ने अमेरिका में ट्रंप सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की, फिर राष्ट्रपति ट्रंप से मिले। दोनों ने ओवल ऑफिस में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। देखिए उसके कुछ क्षणों। मैक्रोन ने कहा कि हम यूक्रेन में लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहते हैं, माने ऐसी शांति जो लंबे समय तक बनी रहे। हमारा मकसद स्थायी रूप से अमन कायम करना है और हम इस पर ही बात करने वाले हैं। मेरे मन में यूक्रेनी लोगों की बहादुरी और प्रतिरोध के लिए बहुत सम्मान है। हम दोनों ही यूक्रेन में शांति चाहते हैं, तो यह सुलह के वादे के बगैर नहीं हो पाएगा। हालात को संभालने के लिए यह बेहद ज़रूरी है। मैक्रोन ये भी बोले कि यूक्रेन में शांति बिना सुरक्षा की गारंटी के नहीं आ सकती। शांति इस शर्त पर भी नहीं आ सकती कि आप यूक्रेन को सरेंडर करने को मजबूर कर दें। मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच स्थायी रूप से अमन कायम करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने 30 से ज़्यादा यूरोपीय और सहयोगी देशों के नेताओं से इस विषय पर चर्चा की और सभी एकमत हैं। हम सब अमन चाहते हैं, लेकिन यह अमन यूक्रेन की शिकस्त के जरिए नहीं आ सकता, वरना यह अमन सुलह के वादे के बगैर सीज़ फायर जैसा होगा।
अमन तो वही है जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता सुनिश्चित की जाए, जिससे वह तमाम संबंधित पक्षों के साथ उन मसलों पर बात कर सके जो सीधे तौर पर सिर्फ उसी से जुड़े हैं। और यह ऐसी शांति होगी जिसमें हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि यूक्रेन और पूरे क्षेत्र में स्थायी रूप से सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। यूरोपियन होने के नाते हमारे लिए यह अस्तित्व का सवाल है। Stabilité pour l'Ukraine et pour toute la région. Et pour nous, Européens, c'est une question existentielle. मैक्रोन और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही चल रही थी। दोनों नेता यूक्रेन की शांति के लिए बात कर रहे थे। उतने में ही एक पत्रकार ने ट्रंप से यूक्रेन के नेचुरल मिनरल से जुड़ा एक सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में ट्रंप बोले, हम यूक्रेन के साथ मिनरल की डील करने के करीब पहुंच गए हैं। हमने यूक्रेन में करीब 30 लाख करोड़ खर्च किए हैं। अब यूक्रेन के मिनरल से हम उसकी वसूली करेंगे। लगता है कि हम समझौते के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। हमें इस डील से कम समय में ही बहुत पैसा मिल जाएगा। इस डील में अमेरिका को फ़ायदा तो होगा ही, साथ में ये यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। मगर मसला ये है कि हम यूक्रेन में 30 लाख करोड़ झोंक चुके हैं। हमने इतना सारा पैसा उन्हें कैसे दे दिया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैसा है। But, we're in for $350 billion. How we got there, I don't know. ट्रंप की नज़र यूक्रेन के मिनरल पर बहुत पहले से ही थी। जब फरवरी में उन्होंने पहली बार इस डील का जिक्र किया तो ज़ेलेंस्की इससे नाराज़ हुए, लेकिन अब खबरें आई हैं कि वो भी इस डील के लिए राज़ी हो गए हैं। क्या है ये डील? कहा जाता है कि पूरी दुनिया के क्रिटिकल रॉ मटेरियल का 5% केवल यूक्रेन में पाया जाता है। इस मटेरियल में ग्रेफाइट, यूरेनियम, टाइटेनियम और लिथियम शामिल हैं। पर ट्रंप की सबसे ज़्यादा नज़र ग्रेफाइट पर है। यूक्रेन की सरकारी एजेंसी के मुताबिक यहाँ की ज़मीन में करीब 1 करोड़ 90 लाख टन ग्रेफाइट दबा हुआ है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरियाँ बनाने में किया जा सकता है। इसलिए ट्रंप की सबसे ज़्यादा रुचि इसमें है। हमने जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज़ के अध्यापक डॉक्टर अमिताभ सिंह से पूछा, यूक्रेन पहले इस डील के लिए तैयार नहीं था, पर अब अमेरिका ने ऐसा क्या दबाव डाला है कि वो इसके लिए राजी हो गया है? देखिए, यूक्रेन पर आपने कहा फरवरी में दबाव बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। यूक्रेन को अगर आप पहले भी देखें, यूक्रेन ने यूनिलैटरली अमेरिका को ये ऑफर किया था कि जो रेयर अर्थ है और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उनका वो सौदा करने के लिए, उनका दोहन करने के लिए वो तैयार है अगर अमेरिका चाहता है तो, टू पार्शियली ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ द वॉर, यानी जितना पैसा दे रहे हैं उसकी कुछ भरपाई हो अमेरिका को। लेकिन टेक्निकली इसमें 2 प्रॉब्लम थी। पहला कि कुछ भाग जो जहां ये खनिज पदार्थ पाया जाता है, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स, वो रूसी कब्जे में है, तो उसको देना, और अगर वो दे भी देते हैं तो अमेरिका लेता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता दोनों के सामने। लेकिन जैसे, और इसका दूसरा पहलू था कि यूक्रेन एक सिक्योरिटी गारंटी चाह रहा अमेरिका से कि अगर वो उनकी शर्तों को मान लेता है और शांति हो जाती है या सीज फायर हो जाता है, अगर फिर से अगर रूस अटैक करता है तो क्या होगा। तो ये उसके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको वो एड्रेस करना चाहता है। दूसरी बात, यूक्रेन जो है वो हमेशा से ये मानता रहा है कि किसी ना किसी तरह अमेरिका को वो भरपाई करेगा, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में करे या जो दुनिया भर से एड आएंगे, जो रिकंस्ट्रक्शन यूक्रेन का होगा उसमें अमेरिका को मुनाफा हो। तो ये 2 चीजों पर बात अटकी थी। पहले भी ट्रंप ने यूक्रेन पर या ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला था अपने पिछले चुनाव के समय, जब वो बाइडेन से हार गए थे, तो कुछ समझौता करने की ऐसी चीजों पर, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब ये भी कयास लगाया जा रहे हैं कि ग्रेफाइट, जिसका आपने मेंशन किया, ग्रेफाइट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इलॉन मस्क के ईवी का जो बिजनेस है उसको वो सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने एक दोस्त, साथी, कॉमरेड की भी मदद करना चाहते हैं इस डील के थ्रू। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से एक सवाल सीज फायर की डेट पर भी पूछा गया। इसके जवाब में वो बोले, ये जंग कुछ हफ्तों में ही रुक सकती है। आपके हिसाब से जंग कब खत्म होगी? मुझे लगता है कि जंग जल्द ही खत्म होने वाली है। कितना जल्दी? कुछ ही हफ्तों में। मैं तुम्हारी राय भी जानना चाहूँगा। अगर हम समझदारी से काम लें तो इसे कुछ ही हफ्तों में ख़त्म किया जा सकता है।
लेकिन अगर गलत कदम उठाए गए तो जंग जारी रहेगी, और इसका मतलब ये है कि हमारे नौजवान खूबसूरत लोग यूं ही मारे जाते रहेंगे जिन्हें मरना नहीं चाहिए। Shouldn't be dying. हमने प्रोफेसर अमिताभ से ये भी पूछा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ट्रंप का यूक्रेन पर रुख बदलने में कामयाब हो पाएंगे। क्या इस मुलाकात के बाद ट्रंप का रुख नरम पड़ेगा? देखिए, मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूं। मैं ये कहता हूं कि जब आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, दुकानदार से आप कहते हैं, दुकानदार कहता है आपको 100 रुपए में मिलेगा, आप कहते हैं 10 रुपए में मिलेगा, तो ये दो चीजें, या तो दुकानदार कहेगा जाओ मैं नहीं देता, या वो 10 को 20, 30, 40, 50 करेगा, जो बार्गेनिंग का एक तरीका है। ट्रम्प डिप्लोमेसी को एक डील की तरह देख रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो कहते हैं कि नहीं जी, आप पूरा दे दो रशिया उनको, यूक्रेन रशिया को, या जो कैप्चर्ड पार्ट है, अब इसके बाद हम नेगोशिएट करेंगे, और उसके बाद भी हम उनको सिक्योरिटी गारंटी नहीं देंगे, उसके बाद भी हम यूक्रेन को ही दोषी मानेंगे, उसके बाद भी हम उनको ही, जेलेंस्की को ही डिक्टेटर कहेंगे। अब यहां पर कहा कि अब चलो पूरा नहीं देते हैं जो पार्ट है, लेकिन उसको डिस्प्यूटेड रखते हैं, सीज फायर करा देते हैं। डील ये हो रही है। सिक्योरिटी गारंटी, अमेरिका कहता है देयर विल बी नो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। अब इनका कहना है कि आप मत दीजिए, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन किसी न किसी तरह आप सिक्योरिटी गारंटी दीजिए, जो यूरोप ही अगर सपोर्ट करता है तो ये डील का एक ये कहें कि डील को दोनं के लिए बराबर फायदे का लाया जा रहा है, यानी यूरोप को भी, रशिया के लिए, यूरोप को भी और रशिया के लिए भी। अब डील जो होने जा रही है, अभी पहला मैक्रोन से शुरू हुआ है, फिर कियर स्टारमर जाएंगे। अब मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह अमेरिकन प्रेजेंस ऑफ ट्रूप्स नहीं करेंगे वो, लेकिन यूरोपियन ट्रूप्स को वो अलाउ करेंगे कि वो सीज फायर लाइन के पीछे रहे। लेकिन ये भी बड़ा दुविधा का प्रश्न होगा कि रूस उसको कैसे रिएक्ट करता है। तो ये कह देना कि अपने पोजीशन से वो हट जाएंगे ट्रम्प, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्टेक्स उन्होंने बहुत बढ़ा दिए और उन्होंने यूरोप को, या यूं कहें यूक्रेन को दोषी माना है इसके लिए, तो वो स्टेक्स डाउन कर नहीं सकते हैं इस समय। लेकिन मुझे लगता है कियर स्टारमर जब जाएंगे, इमैनुअल मैक्रोन तो अभी हैं ही वहां, उसके बाद और जेलेंस्की से बात करेंगे तो थोड़ी नरमी आएगी। लेकिन फिर भी जो दो बड़े प्रश्न रहेंगे कि क्या जो भूमि रूस ने हथियाई है, इनकी 20%, वो वापस करेंगे कि नहीं। वो वापस नहीं करेंगे, ये शायद ये मान के चल रहे हैं, ये कीथ केलॉग या मार्को रूबियो ये जानते हैं। दूसरा, क्या क्राइमिया फिर से वापस यूक्रेन को जाएगा, इस पर भी कोई डील नहीं होगी, यानी सीज फायर यथास्थिति के तौर पर ही होगी, सिर्फ सिक्योरिटी गारंटी को लेकर डील होगी। आप समझते हैं कि फ्रांस का यूक्रेन की जंग में क्या स्टेक है? फ्रांस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का समर्थन करता आ रहा है। उसने जंग के लिए कई हथियार यूक्रेन को दिए हैं। वो अपने मिराज फाइटर जेट को यूक्रेन भेजने की भी घोषणा कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों की कई टुकड़ियां फ्रांस में ट्रेनिंग पा चुकी हैं। फ्रांस ने डिप्लोमेटिक तौर पर भी यूक्रेन को पूरा समर्थन दिया है। यूएन में भी यूक्रेन के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का फ्रांस ने विरोध किया। इसका हालिया उदाहरण 24 फरवरी को देखने को मिला। हुआ यूं कि इस दिन यूरोपियन देशों ने मिलकर रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया। इसमें रूस को हमलावर बताया गया और उसकी आलोचना की गई। अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला, पर अमेरिका यहाँ नहीं रुका। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अलग प्रस्ताव लेकर आया। इसमें यूक्रेन वॉर खत्म करने की बात थी, लेकिन इस प्रस्ताव में रूस की आलोचना नहीं की गई। इसी वजह से अमेरिका के दो बड़े सहयोगियों ब्रिटेन और फ्रांस ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। हमने प्रोफेसर अमिताभ से पूछा, अमेरिका ने यूएन में रूस का समर्थन किया है, इस वजह से फ्रांस और ब्रिटेन ने यूएनएससी वाली वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो अमेरिका का दौरा कर लिया। खबर है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी 27 फरवरी को ट्रंप से मिलने वाले हैं। क्या यूक्रेन की वजह से अमेरिका और यूरोप के संबंध खराब हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसका क्या परिणाम होंगे? देखिए, अमेरिका और यूरोप के संबंध अब खराब से खराबतर होते जाएंगे, बद से बदतर होते जाएंगे। उसका कारण ये भी है कि अमेरिका को और ट्रंप को ये लगता है कि उन्होंने दुनिया को और यूरोप को खास करके बहुत दिया है, उनके बदले उनको कुछ मिला नहीं है, मटेरियल यानी मुनाफा उनको नहीं मिला है। उन्होंने उनकी सिक्योरिटी को सब्सिडाइज किया है, उन्होंने उनकी इकोनॉमी को सब्सिडाइज किया है।
अब वक्त आ गया है कि जब पैरिटी हो। और अब तक यूरोप आर्थिक सुरक्षा के लिए काफी हद तक और मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए, सैन्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पे डिपेंडेंट था और अमेरिका इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता था, लेकिन अब उससे पीछे हट रहा। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फ्रेडरिक मर्ज ने सीधा कहा है कि यूरोप को अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना होगा। इमैनुअल मैक्रोन पहले भी कह चुके हैं कि हम वसाल स्टेट नहीं बनेंगे अमेरिका का, और वो बाइडेन के जमाने से कहते आ रहे हैं। और कियर स्टारमर ने भी बड़ा कड़ा रुख अपनाया है, जो आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम अमेरिका के खिलाफ ऐसे सख्त कदम नहीं उठाता है या सख्त वक्तव्य नहीं देता है। तो इस तरह से जो 3 बड़े राज्य हैं जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली सुपीरियर हैं, 2 मिलिटरीली सुपीरियर और तीनों इकोनॉमिकली सुपीरियर स्टेट्स, फ्रांस, यूके और जर्मनी, तीनों ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब अलगाव जो है यूरोप से वो बढ़ता जाएगा और ट्रंप शायद जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसमें वो वापस नहीं जा सकेंगे। और हमने ये भी देखा है कि जो अलगाव बढ़ता है या जो मेजर्स लिए जाते हैं, नए राष्ट्रपति उसको वापस नहीं लेते हैं। जैसे ट्रंप साहब ने जेरूसलम को, ईस्ट जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल बना दिया था एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन बाद के जो बाइडेन साहब आए उन्होंने ईस्ट जेरूसलम को कैपिटल बनाने का जो फैसला था उसको वापस नहीं लिया। तो यहां भी वही होगा। इसके मुनाफे हो सकते हैं अमेरिका को, इसका घाटा हो सकता है अमेरिका को, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अमेरिका को अब यूरोप और भारत जैसे देश तो पहले से ही एक डिपेंडेबल एलाई नहीं मानते। ये था बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की पहली सुर्खी बांग्लादेश से है, जहां अगला संसदीय चुनाव साल के आखिर में कराया जा सकता है। यहां के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने इस बाबत एक रिपोर्ट छापी है। इसमें वहां की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम का हवाला दिया गया है और लिखा है कि ये चुनाव दिसंबर 2025 में हो सकते हैं या फिर कम से कम मार्च 2026 तक तो हो ही जाएंगे। शफीकुल ने कहा कि इस बारे में लगातार बात चल रही है और यूनुस भी इसके पक्ष में है। जून जुलाई 2024 में बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट हुए थे जो जल्द ही हिंसक हो गए। बात इतनी आगे बढ़ी कि अगस्त 2024 में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। वो अपना मुल्क छोड़कर भारत चली आईं, तब से वो यहीं हैं। इस बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तय हुआ कि ये सरकार अगले चुनाव तक बांग्लादेश को संभालेगी, लेकिन चुनाव कब कराए जाएंगे इसकी कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है। ये ज़रूर है कि चुनावी मैदान में कौन उतरेगा, किसे उतारा नहीं जाएगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन करने की मांग उठ रही है। वहीं बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट को लीड करने वाले छात्र संगठन मिलजुल कर एक पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। इससे जुड़े मुद्दों को हमने अलग अलग एपिसोड्स में कवर किया है। कुछ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल सबसे हालिया मुद्दा उठाते हैं। 24 फरवरी को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया। बोले, बांग्लादेश को ये तय कर लेना चाहिए कि वो भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहता है। ये ठीक नहीं है कि आप एक तरफ कहें कि हम अच्छे रिश्ते रखेंगे और दूसरी तरफ दिन ब दिन हर एक चीज़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराएं। 25 फरवरी को बांग्लादेश की तरफ से भी जवाब आ गया। वहां के फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र तौहीद हुसैन ने कहा, ये काम दोनों पक्षों को करना होगा। भारत भी ये तय कर ले कि उसे बांग्लादेश से कैसे रिश्ते रखने हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री अगर भारत की मेहमान नवाजी की बुनियाद पर बांग्लादेश के खिलाफ बयानबाजी करती रहें तो इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव ही पैदा होगा। दिलचस्प ये है कि 17 फरवरी को ओमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर और तौहीद हुसैन की मुलाकात हुई थी। इस बात को महज एक हफ्ता ही हुआ है। अगली सुर्खी की ओर बढ़ते हैं। इजराइल ने उत्तरी सीरिया के ज्यादातर इलाकों को डीमिलिटराइज करने की मांग की है, यानी इजराइल चाहता है कि उन इलाकों से सैनिक और हथियार हटा दिए जाएं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 23 फरवरी को अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को संबोधित किया। बोले, हम हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS की सेना या फिर सीरियाई सेना को इस इलाके में नहीं आने देंगे। HTS की अगुवाई में ही विद्रोही गुटों ने 8 दिसंबर को बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया था।
नेतन्याहू ने यह भी कहा कि दिसंबर 2024 के बाद से हथियाई गई सीरियाई ज़मीन पर इजरायली सेना की मौजूदगी बनी रहेगी। ये मौजूदगी इजराइल की अब तक की स्ट्रैटेजी में एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अब तक इजराइल ये कहता था कि हम गोलन हाइट्स के बफर जोन में अस्थायी तौर पर सैनिक भेज रहे हैं ताकि अपनी सुरक्षा कर सके। दूसरी तरफ सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा इजराइल को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया विवाद नहीं चाहता है और वो 1973 में हुए समझौते के साथ चलने के लिए तैयार है। अल-शरा ने यह भी कहा कि वो इजराइल के खिलाफ हमले करने के लिए सीरिया को एक बेस नहीं बनने देंगे, लेकिन उन्होंने एक मांग भी रखी है कि इजराइल बफर जोन से पीछे हट जाए, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं चाहता। नेतन्याहू ने अपनी बात साफ साफ रख दी है। अब ये देखने लायक होगा कि इसके बाद सीरिया की नई सरकार और इजराइल के बीच कितना तनाव पैदा हो सकता है। हम इससे जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तीसरी सुर्खी USAID से जुड़ी है। पिछले कुछ वक्त से यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट चर्चा का टॉपिक बनी हुई है। ये अमेरिका की दुनिया भर में आर्थिक मदद पहुंचाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी हुआ करती थी। 1 फरवरी को अचानक इसकी साइट बंद कर दी गई। पता चला कि इसके कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है, अनपेड लीव पर। हफ्ते भर में लगभग पूरे स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया गया। कुछ की नौकरी ही टर्मिनेट कर दी गई। दुनिया भर में इसके दफ्तर बंद किए जाने लगे। एलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करके इसे एक आपराधिक संगठन बताया। लिखा, इसके खात्मे का वक्त आ गया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसमें कुछ कट्टरपंथी संघी काम करते थे, हम उन्हें निकाल रहे हैं। USAID से जा रहे सभी फॉरेन एड पर रोक लगा दी गई। तर्क दिया गया कि समीक्षा की जाएगी कि इसमें अमेरिका का भी कोई हित, कोई फायदा है या नहीं। ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक हिस्सा था, लेकिन इस फैसले से ग्लोबल साउथ यानी कि लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों पर बुरा असर पड़ा है। इसमें से एक देश सुडान में हालात गंभीर हो चले हैं। सुडान में अप्रैल 2023 से ही सिविल वॉर चल रही है। ट्रंप के फैसले के चलते वहां के 1100 से ज्यादा सामुदायिक रसोई घर बंद हो गए हैं। इससे करीब 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी कि UNHCR के मुताबिक विदेशी मदद में कमी की वजह से सुडान के लाखों लोग पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हो सकते हैं। UN की एक रिपोर्ट कहती है कि सुडान में विस्थापन का आंकड़ा स्विट्जरलैंड की आबादी से भी ऊपर पहुंच गया है। फूड क्राइसिस की वजह से कई इलाकों में भूखमरी जैसे हालात हैं। पिछले साल अमेरिका सुडान का सबसे बड़ा मददगार था। सुडान तक पहुंचने वाली विदेशी मदद का 46% हिस्सा अमेरिका से आता था। अब UN की रिपोर्ट कह रही है कि 2025 में सुडान के पास ज़रूरी मानवीय सहायता राशि की महज 6% रकम बची है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखने के लिए शुक्रिया।